हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा एंड मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक, फूड एंड न्यूट्रिशन आप लोगों का चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट मैंने फिनिश कर दिया है, फैट एंड प्रोटीन, ठीक, एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, ये आज मिनरल्स पढ़ाऊंगी। ये तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इंडिविजुअल वीडियो इसका सबका अलग है, इसका इसका और इसका, तो इसको जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आज हम लोग मिनरल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट टुडे मिनरल। ओके, मिनरल्स जानते हैं क्या होता है? मिनरल एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? जैसे मैंने बताया, जैसे कार्बोहाइड्रेट को मैंने क्या बताया, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है, ठीक। ये भी आपका कंपाउंड है और ये भी आपका कंपाउंड है, ठीक। ये मिनरल क्यों है? देखिए, कंपाउंड क्या होता है? जब कई मिनरल्स आपस में मिलकर बनाते हैं, जैसे कई एलिमेंट, ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट बता रहा है? जब जैसे क्लोरीन अकेले है, कार्बन अकेले, हाइड्रोजन अकेले है, ऑक्सीजन अकेले, तो ये एलिमेंट कहलाता है, इसलिए मिनरल को एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। जब अकेले एलिमेंट हो और जब ये सारे, जैसे ये तीनों मिलकर जब आपका कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड है, ओके। तो इसीलिए इसको मिनरल और कंपाउंड, इसलिए इसको एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया? तो ये तीनों कंपाउंड क्यों है? क्योंकि कई एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, ओके। तो ये पहला टॉपिक ये कि मिनरल एक एलिमेंट है, ठीक। देखिए, मिनरल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। और इसका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कुछ का मात्रा कम और कुछ की मात्रा ज़्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो जिसकी मात्रा कम जरूरत होती है उसको माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, और जिसकी हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसको माइक्रो मिनरल, सॉरी, जिसकी कम मात्रा होती है उसको माइक्रो मिनरल, और जिसकी ज़्यादा होती है, मैक्रो मतलब ज़्यादा, ठीक, उसको मैक्रो मिनरल कहते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में है ये, मैक्रो मिनरल, मैक्रो मिनरल, और दूसरा माइक्रो, ठीक, माइक्रो मिनरल, ओके। देखिए, मैक्रो मिनरल्स कैसे? जैसे आपकी कैल्शियम, कितने होते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोर, क्लोरीन, ये सब मैक्रो मिनरल्स होते हैं इन एनिमल। तो क्या है? कैल्शियम है, आपका पोटेशियम है, फास्फोरस है, ठीक, और क्लोरीन है, पोटेशियम, फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस, ठीक, क्लोरीन, ओके। इसी तरह आपके जिसकी आवश्यकता कम होती है हमारी बॉडी में, ये माइक्रो है। जैसे आयरन, हमारी बॉडी में आयरन की जहाँ जरूरत होती है, कम मात्रा में जरूरत होती है, जब, ठीक है, आयरन हुआ, जिंक हुआ, ये सभी की आवश्यकता हमारी बॉडी में कम होती है। कोबाल्ट हुआ, आयोडीन हुआ, कोबाल्ट, आयोडीन, ठीक। तो जिसकी ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी में, पोटेशियम की, क्लोरीन की, फास्फोरस की, इन सभी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ओके। देखिए, इसका ज्यादा, जब मैक्रो का 100 मिलीग्राम से ज्यादा होता है जरूरत, कितना, जिसकी आवश्यकता 100 मिलीग्राम से ज्यादा आवश्यक होता है, वो मैक्रो में आते हैं, और जिसका 100 से कम होता है वो माइक्रो में आते हैं, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है, माइक्रो मैक्रो में, कि जिसकी मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम, ओके। अब एक एक माइक्रो को लेके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं, ओके। पहले क्या पढ़ेंगे? माइक्रो एलिमेंट, या माइक्रो मिनरल, जो भी बोलो, माइक्रो मिनरल, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम लोग आयरन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? आयरन, लोहा, इसका या फिश फाइल, आयरन, ठीक। एफ इसका फॉर्मूला होता है, हिंदी नेम इसका लोहा बोल सकते हैं, लौ, ठीक। देखिए, सर ये क्या हो गया? देखिए, जो आपका आयरन होता है, पहले तो आपने, मैंने बताया कि आपका ब्लड, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, ठीक है। ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन होता है ना, तो और हीमोग्लोबिन का सेंटर आइटम, सेंटर एलिमेंट होता है Fp, ठीक, ये सेंटर, ठीक है। तो
किसके फॉर्मेशन में? इन ब्लड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ऐसे लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के निर्माण में। ठीक, ओके। हीमोग्लोबिन के निर्माण में आपका इसका बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ओके, जानते हैं हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में पाया जाता है? Fe2+। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं और भी क्लास में आपको ये बता चुकी हूँ। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रोल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? आयरन का जो यूज होता है, जो आप मैंने कल बताया था, फोलिक एसिड, विटामिन B9 के निर्माण में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो विटामिन B9, फोलिक एसिड जिसका साइंटिफिक नेम है, फोलिक एसिड के निर्माण में भी किसका रोल है? आपके आयरन का। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, हमें मिलता कहाँ है? जैसे हमारे फूड मिलता कहाँ, ये तो अभी अभी आपको बताएंगे ही। देखिए, एक चीज और है, इसका क्या यूज होता है? जैसे जो आपके व्हीट आते हैं, गेहूं आते हैं मार्केट में, उसको अगर उसको फूड इनरिचमेंट करना होता है, मतलब आयरन इनरिचमेंट करने में भी मतलब किसका इसका यूज होता है। तो ठीक है, फूड को इनरिचमेंट करना मतलब फूड में खाद्य संवर्धन को बढ़ाना, तो उसमें जैसे उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा डालना। ठीक, तो इसका भी यूज क्या करते हैं? खाद्य संवर्धन में। ठीक, या फूड इनरिचमेंट में मतलब फूड को क्या कहते हैं? फूड को रिचमेंट बनाओ, मतलब आयरन की ज्यादा मात्रा डाल दो कि जरूरत होता है। ठीक है, तो फ्लोर में आपके व्हीट में किया जाता है फूड इनरिचमेंट में। ठीक है, खाद्य संवर्धन इसको बोल सकते हैं, मैंने खाद्य की क्वालिटी, जो आपकी फूड हो, आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, खाद्य संवर्धन हिंदी में लिख लीजिए इसका। खाद्य संवर्धन में इसका क्या करते हैं? जो व्हीट का फ्लोर होता है उनमें फोर्टिफाइड विथ फोलिक एसिड, उसको कैसे कर देते हैं? फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड कर देते हैं। ठीक है, उसमें फोलिक एसिड की मात्रा डाला जाता है। ठीक है, कई डिफरेंट टाइप के आपके व्हीट फ्लोर में ठीक है, क्या करते हैं? इसमें फोर्टिफाइड करते हैं, किससे? फोलिक एसिड से। कौन सा विटामिन? B9 विथ फोलिक एसिड। ओके, तो ये इनरिचमेंट किया जाता है, फूड की क्वालिटी बढ़ाई जाती है। ओके, अब देखिए आयरन की कमी से हमारी बॉडी में क्या होगा और उसकी वृद्धि से क्या होगा। ओके, तो आयरन की कमी से, अगर आयरन की कमी हो गई या F की, ये रोग सभी जानते होंगे, एनीमिया। एनीमिया तो कहते हैं खून की कमी है, ब्लड की कमी है, एनीमिया उसे, क्योंकि ब्लड में आपका जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब एनीमिया होता है। तो क्या होता है? एनीमिया। ठीक, किसकी कमी से? ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए आयरन की चीजें खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो इसी को कहते हैं खून की कमी। ठीक है, ओके, अब इसकी अधिकता से क्या होगी? मतलब ज्यादा से, वृद्धि से। ये इसकी कमी से हुई, ये आयरन की कमी से हुई, और वृद्धि से क्या होगा? देखिए, जब आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन, आयरन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी की काउंट बढ़ाएगा, और जब आरबीसी का, जैसे सपोज दैट आपके उसमें आयरन की ज्यादा हुई तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छा होगा, Fe2। ठीक, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता था? आपके आरबीसी, जो हमारा आरबीसी है उसी में हीमोग्लोबिन। तो
हमारे इसी की वजह से हमारा आरबीसी रेड होता है। तो आरबीसी की काउंट मतलब आरबीसी भी ज़्यादा बनेगा, और जब आरबीसी ज़्यादा बनेगा, ये काउंट मतलब हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनेगा। आयरन ज़्यादा हुआ तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हुआ तो आरबीसी ज़्यादा बनेगा, और जब आरबीसी ज़्यादा हो बनेगा तो इस बीमारी को कहते हैं पॉली मतलब कई गुना साइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ठीक, क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ये होता है इसके ज्यादा होने से। क्लियर? तो ये इसका इन वृद्धि से क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया। और कमी से क्या होता है? जब आयरन की कमी होगी तो खून की कमी होगी तो हमें एनीमिया होगा, और उसी तरह जब वृद्धि होगी तो आयरन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा हुआ तो आरबीसी ज्यादा हुआ, और आरबीसी के ज्यादा होने की प्रोसेस को ही इंक्रीज है, ये ज्यादा का निशान है। ठीक है, इसी को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ओके, अब इसका सोर्स देखिए, इसका सोर्स क्या है? कहाँ हमें जानते हैं आयरन किस में मिलता है? खजूर में। आप खजूर खाइए, उसमें आयरन का सोर्स ज्यादा है। तो इसका मेन स्रोत कई चीजें हैं, पालक है। ठीक है, स्रोत क्या है? पालक, खजूर, खजूर में कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, ये सारे इसके सोर्स है। ओके, तो ये हमारा आयरन का जो इंपॉर्टेंट था मैंने क्लियर किया। ओके, अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा है आपका कोबाल्ट। ठीक, क्या है? कोबाल्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? Cu। ओके, देखिए कोबाल्ट भी, ये भी क्या करता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन के निर्माण यानी आरबीसी में, ठीक, या भी हीमोग्लोबिन के निर्माण, इसका भी काम है, या भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। ठीक, देखिए अब जब हीमोग्लोबिन का निर्माण तो इससे होगा ही, तो जानते हैं आप आरबीसी की काउंट भी, आरबीसी भी अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आरबीसी के निर्माण में, ठीक, फॉर्मेशन में। क्लियर? अब देखिए, देखिए बीटा, आपने पढ़ा होगा विटामिन B12। जैसे ये फोलिक एसिड में आपका मैंने बताया कि आयरन जो होता है वो फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 के हेल्प में बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह आपके विटामिन B12 जिसका नाम ही कोबाल्मिन था, कोबाल्मिन था ना, कोबाल्ट वाला विटामिन B9, उसके उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, तो क्या करता है? विटामिन B12 के, इसीलिए पहले विटामिन पढ़ लीजिएगा, के उत्पादन में भी, उत्पादन में मदद करता है। ठीक, ओके, विटामिन B12 का फॉर्मेशन कोबाल्मिन जिसका नाम है साइंटिफिक नेम, हेल्प करता है। ठीक है, अब एक चीज, जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यू नो दैट डीएनए क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि आपके न्यूक्लियस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे इंफॉर्मेशन को, जैसे हम, मेरे माँ बाप का कैरेक्टर मेरे अंदर आया, हमारे बच्चे में हमारा कैरेक्टर जाएगा। तो इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर को कन्वे करना, क्या होता है? वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक, तो इनहेरिटेंस का काम करता है डीएनए। ठीक है, तो जो उस डीएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए के जैसे कोफैक्टर, डीएनए का कोफैक्टर है ये। ठीक, या क्या है? कोफैक्टर ऑफ डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस का कोफैक्टर है जो एक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस के, तो फैक्टर ऑफ डीएनए सिंथेसिस। ठीक, ओके, डीएनए जब आप अलग से पढ़ेंगे जेनेटिक, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जेनेटिक जब पढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो उसमें ये क्या करता है? कोफैक्टर का काम करता है। ओके, जो डीएनए सिंथेसिस को बढ़ाता है। क्लियर? तो ये कोबाल्ट का फंक्शन हुआ। ओके, अब हम लोग आते हैं किस पे? आते हैं जिंक। जिंक का क्या काम है? ठीक, ओके,
देखिए जिंक का क्या काम है, सबसे बड़ा काम है ये इंसुलिन बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है मैं बताती हूँ। देखिए जैसे जब आप लोगों के एक मैं डाइजेशन में थोड़ा सा बताती हूँ। डाइजेशन में ये होता है आपका छोटी आंत, और यहाँ से देखिए एक पत्ते जैसे स्ट्रक्चर होती है, इसको पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, इसी पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन का क्या काम होता है। देखिए इंसुलिन की सुई किसको लगती है? जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा हो जाती है। ठीक, तो ये क्या करता है, इंसुलिन का क्या काम है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, जैसे जो एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा वो ग्लूकोज, देखिए ज्यादा मात्रा में किसी चीज की एक्सेस आवश्यकता नहीं होती है। एक्सेस कोई भी चीज नुकसान करता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में कहाँ पे ग्लूकोज बनता है, हमारी छोटी आंत में ना, ऐसे छोटी आंत में यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ऐसे से आंत होती है। ठीक, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, तो जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है ये इंसुलिन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जैसे सपोज दैट बहुत ज्यादा हम लोग ग्लूकोज खा लिया, आज हम लोग खाना ज्यादा खा लिए और इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, तो अब ये वही एक्सेस, देखिए अब ये ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होना तो नुकसान होता है ना, इसीलिए जिसको इंसुलिन की कमी होती है उनका ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ठीक है, और जब यही प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉब्लम क्या कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। इसीलिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी डायबिटीज क्या होता है, इंसुलिन की कमी से होती है, और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट के क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इंसुलिन का यही फंक्शन, मुझे पहले इंसुलिन का फंक्शन बताए तब मैं जिंक का काम बताऊंगी। ठीक है, इसलिए मुझे इंसुलिन का फंक्शन बताना पड़ा। ठीक है, तो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ये ग्लाइकोजन कहाँ, हमारे मसल्स में। देखिए हम लोग मोटे हो जाते हैं, ज्यादा ग्लूकोज खाते रहो तो मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन जानते हैं पहले लीवर में भी स्टोर होता है और हमारे मसल्स में भी स्टोर होता है, और जब हम लोग कुछ दिन खाना नहीं खाते हैं तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है, इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन, दो होते हैं ना, इंसुलिन अपना काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और दूसरा इसी पैनक्रियाज में पाया जाता है ग्लूकागॉन, जो तुरंत उसको चेंज करता है किसमें, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी, तुरंत चेंजिंग होगा। हमारी बॉडी में सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। एक लिमिट के बाद लोगों की डेथ होती है जब खाना नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं मिले, नहीं कुछ दिन तक तो यही फूड अपना यूज करता रहता है हमारी बॉडी। ठीक, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इतना समझाना पड़ा। अब मैं लिखती हूँ, इंसुलिन के बनाने में हेल्प करता है जिंक। ठीक, अब मैं जिंक का फंक्शन बताती हूँ। ओके, तो जिंक का क्या क्या काम है? इंसुलिन को बनाने में सहायक होता है। अब समझ में आया इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन के फॉर्मेशन में या बनाने में सहायक। ठीक, यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में इंसुलिन का काम, जिससे आपको समझ में आया क्या करता है ये इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, अरे कम से कम 8-10 दिन तो आदमी खाना नहीं खाए तो शायद चल जाए, ये काम करता रहेगा अपना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके प्रोटीन, पहले ग्लूकोज ही टूटता है फिर प्रोटीन टूटने लगते हैं। तो जानते हैं प्रोटीन का जब टूटना क्या कहलाता है? भूखमरी। उस समय कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन टूटना नहीं अच्छा है, प्रोटीन आपकी बॉडी से नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये फंक्शन हुआ इंसुलिन बनाने में, जिंक का मेन फंक्शन इंसुलिन बनाने में। दूसरा, घाव को भरने में भी जिंक हेल्प करता है। क्या करता है? घाव को भरने में। इसका दूसरा, जैसे कहीं आपको चोट लग गया, घाव है, तो किसकी हेल्प से भरेगा? जिंक की हेल्प से। ठीक है, घाव को भरने में भी जिंक का प्रयोग है। ठीक है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीलिंग द वाउंड, मतलब घाव, लिख ले सकते हैं, हीलिंग द वाउंड। ठीक, घाव को भरने में। ओके, उसके बाद देखिए, अब इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? कॉमन सी बात है, दिमाग लगाइए, जो बीमारी आप लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा फेमस, सबके घर में कोई ना कोई डायबिटीज होगा, मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज की पेशेंट क्यों होगी? क्योंकि जब जिंक कम होगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं चेंज होगा, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं चेंज होगा
तो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा और इसीलिए हमें डायबिटीज हो जाता है। ओके, तो जिंक कम तो इंसुलिन कम, इंसुलिन कम ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं चेंज, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ब्लड में और जिससे हमें हो गया, ठीक, इसमें हुई तो कौन सी बीमारी होगी, डायबिटीज। जिंक का फंक्शन जानिए, उसी से हिसाब से डायबिटीज यानी मधुमेह, ठीक है, ये होता है। दूसरा चीज अल्सर हो जाएगा, अल्सर मतलब घाव, क्योंकि ये घाव को भरने में हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी होगी तो अल्सर हो जाएगा, यानी घाव, ठीक, अल्सर, अल्सर या घाव भरने में देरी, भरने में देरी। ओके, अब इसका वृद्धि से क्या होगा, वृद्धि देखिए देखिए क्या होगा वृद्धि। सपोज दैट ये बहुत ज्यादा हो गया, जिंक ज्यादा हुआ तो इंसुलिन ज्यादा बन जाएगा। अब इंसुलिन ज्यादा बन जाएगा तो ये क्या करेगा, जितना भी ग्लूकोज होगा जल्दी जल्दी उसको ग्लाइकोजन में चेंज हो, तुम्हारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी ना, तो क्या करेगा, जिंक बढ़ेगा। सपोज दैट देखो मैं ये एरो है बढ़ने का, ठीक, जिंक बढ़ा तो क्या होगा, अब जब जिंक बढ़ा तब फिर क्या होगा, इंसुलिन बढ़ गया। अब सोचो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हुई तो अब जल्दी जल्दी ग्लूकोज इधर आया नहीं कि उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दे रहा, यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई ना। जब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, इंसुलिन बढ़ा, ग्लूकोज लिख देते हैं सिस्टम, ग्लूकोज को किस में चेंज किया, ग्लाइकोजन में, कोजन की क्षमता बढ़ गई, चेंज की क्षमता बढ़ गई, तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, इंसुलिन की कमी से क्या हो गया, इंसुलिन की वजह से जब इंसुलिन ज्यादा बढ़ गया तो ग्लूकोज की कमी हो गई ना, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो रहा तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई। और जब देखिए दो वर्ड यूज होता है, एक हाइपो एक हाइपर, हाइपो मतलब कम, तो इसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। तो कौन सी प्रॉब्लम हुई, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। ओके, क्या प्रॉब्लम हुई, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक, ग्लूकोज की लेवल कम हो गया। ओके, तो ये हो गया। ओके, सर अब मैं सर आयोडीन पढ़ाती हूँ, ठीक है, आयोडीन, ठीक, आयोडीन देखिए क्या होता है, आयोडीन का तो सबसे बड़ा आप लोग जानते हो, घेंगा जानते सुने होंगे घेंगा, ठीक, तो क्यों होता है घेंगा, क्योंकि आयोडीन की कमी से होता है। कैसे होता है, क्यों कहते हैं कि ऐसे, देखिए जानती है आयोडीन क्या करता है, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो हमारे यहाँ पे होता है, आपके यहाँ पे नेक पे गले में थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, ठीक है, उसके निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। अब सपोज दैट आयोडीन की कमी हुई तो थायरॉक्सिन निर्माण नहीं बनेगा, तो जानते हैं जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, फूल जाता है थायरॉक्सिन ग्लैंड, ऐसे यहाँ पे फूल जाता है, उसी को घेंघा कहते हैं, ठीक है। तो आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाता है, ठीक, क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बनाता नहीं मतलब वृद्धि में हेल्प करता है, ठीक है, निर्माण में हेल्प करता है, बनाता, लैंग्वेज थोड़ा सा सही लिख लीजिए, ठीक, निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज क्या करता है, ये हमारे जब, ठीक है, अब देखिए इस ग्लैंड के निर्माण से क्या होगा, हमारे हृदय रोग, जैसे जब ज्यादा आयोडीन होगा तो बीपी बढ़ेगा ना, हृदय, पाचन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हड्डी, सब बैलेंस रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हृदय, हृदय से संबंधित, हार्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, पाचन संबंधी, पाचन संबंधी,
हृदय संबंधी मतलब हार्ट से रिलेटेड संबंध आदि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। बॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, ठीक है, ये वर्क इसका है। ओके, और ये तो मेंटेन करता है। दूसरा चीज हमारे मस्तिष्क के निर्माण में भी इसका, हड्डी के निर्माण में आयोडीन का मस्तिष्क के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है, ठीक, मस्तिष्क को भी डेवलप करता है। मस्तिष्क लिख लीजिए सब, मस्तिष्क और हड्डी भी लिख लीजिए, हड्डी बोन्स, ठीक है, ये डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए इसकी कमी से क्या होगा, घेंगा रोग उसी से होगा ना, थायराइड, देखिए थायराइड, क्या आयोडीन की कमी हुई, थायराइड ग्लैंड फूल गया और हमें घेंगा हो जाता है, ठीक, वही फूलता वही बाहर निकलता थायराइड ग्लैंड ही, तो उसी को लोग कहते हैं कि आयोडीन की कमी से इनको, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर, ठीक, तो इसकी कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, क्या होता है, ग्वाइटर, इसी को घेंगा कहते हैं, इसी को बोलते हैं घेंगा। ओके, घेंगा होता है। ओके, क्यों, घेंगा में होता क्या है, सूजन हो जाता है, थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, सूजन हो जाता है, थायराइड ग्लैंड ग्लैंड में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है, और वही बाहर दिखाई देता है, उसी को कहते हैं कि ब्लड। अच्छा, वृद्ध हो गया, अब तो जो आयोडीन की ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा आयोडीन की मात्रा, सपोज दैट आप बहुत नमक खा लिए, ठीक, क्या फील होता है आपको, आपका पहली बात तो मतलब मानसिक संतुलन नहीं रहता है, ठीक है, ये मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ता है वृद्धि, और एक इससे बीमारी होती है जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड सिंड्रोम, ग्रेव सिंड्रोम होता है, ठीक है, बीमारी का नाम लिख लीजिए, ग्रेव सिंड्रोम, ठीक, एक लिमिट से, हर चीज ज्यादा भी नहीं जरूरी है, कम भी जरूरी नहीं है, ठीक है, एक लिमिट में, ठीक, तो इसमें क्या होता है, आंखों में फैलाव आता है, आंखों, ओके, ये हुआ। दूसरा हम चलते हैं फ्लोरीन, अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, ये तो आयोडीन की कमी से, और उससे क्या होता है, ये अब तुमने पढ़ लिया, अब आते हैं फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन क्या करता है, जो फ्लोरीन आप सुने होंगे कि दांत के रोग में भी फ्लोरीन का नाम लिया जाता है, तो पहले तो ये दांत की क्षय को रोकता है, इसका क्या काम करता है फ्लोरीन, दांतों, आप कभी टूथपेस्ट या कुछ लीजिए डॉक्टर, तो फ्लोरीन का सब बताते हैं, फ्लोरीन क्या करता है, दांत को क्षय को रोकता है, ठीक, ये करता है क्या, पहला काम लिख लीजिए, ठीक, ये दांत लिख लीजिए, दांत के क्षय को रोकता है, दांत को क्षय से रोकता है, मतलब नुकसान होने से, प्रोटेक्ट अवर टीथ, रोकता है, ठीक है, क्लियर, देखिए
फ्लोरीन, हमारे जैसे कैल्शियम हमारे दांत में होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे फ्लोरीन और कैल्शियम, ये दोनों मिलकर हड्डी के मतलब हड्डी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जानते हैं कि ये क्या करता है, जो फ्लोरीन होता है हड्डियों के बाहरी हिस्से को बनाता है, ठीक, क्या करता है, फ्लोरीन हड्डियों के बाहरी हिस्से को बनाता है, ठीक। तो लिख लीजिए कैल्शियम भी साथ में रहता है, तो फ्लोरीन एंड कैल्शियम, कैल्शियम है, ठीक, कैल्शियम, ये ठीक, ये कैल्शियम है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे हड्डियों के बाहरी हिस्से को बनाते हैं। बोन के बाहरी हिस्से को ओके। अब इसकी कमी से क्या हुई, दांत टूट जाता है, ठीक है, ये इसकी कमी है, सबसे ज्यादा बस इसका यही यूज है, दांत टूटता है, मतलब इसमें कैल्शियम का भी रोल है, ठीक है। अब हम आते हैं कैल्शियम, जस्ट इसके आगे कैल्शियम, कैल्शियम का तो रोल सबको पता होता है, मेन रोल तो हड्डी और दांत की मजबूती, सबको पता है ना, कैल्शियम सुनते होंगे, कैल्शियम पियो हड्डियों में दर्द हो रहा है, दूध कैल्शियम, दूध क्यों बोला जाता है, दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि दूध पियो और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, ठीक। तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों मतलब बोन और टीथ को, आपके टीथ को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, पहला काम, प्रदान करता है, ये ओके। ये क्या करता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन कैल्शियम से होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की हेल्प मतलब ऐसे ऐसे करने में कौन हेल्प कर रहा है, कैल्शियम, ये भी लिख लीजिए, मसल्स के सिकुड़ने में, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब सिकुड़ना, तो लिख लीजिए मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, में कैल्शियम हेल्प करता है, ओके। ये इसका और ये क्या करता है, रक्त, आप जानते हैं जब कैल्शियम आपका फाइब्रिनोजन फैब्रिन में टूटता है, ठीक है, जब आपका कैल वो कैसे थक्का बनता है, ये जो प्रोसेस होती है उसमें भी, जैसे ये फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जन ठीक, फाइब्रिन में टूटता है, हर जगह कैल्शियम यूज होता है, फाइब्रिन में टूटता है, और यही फाइबर ही हमारा थक्का बनाता है, ठीक है, ये फाइबर तुरंत फाइबर आ जाता है, फाइबर आ जाता है तो हमारा ब्लड बाहर नहीं निकलता, इसी तरह से हमारा ब्लड जब हमारा हाथ कट जाता है तो रुकने से मतलब का ब्लड के फ्लो होने से रुकता है, ठीक है, तो फाइबर बनता है, तो इसमें एक कोफैक्टर की तरह आपका कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है, तो यही इसका फंक्शन है, लिखिए रक्त का थक्का बनने में मदद करता है कैल्शियम, रक्त का, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपका खून बहता रहेगा, ठीक है, बनने में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, में हेल्प करता है, क्लियर। अब देखिए इसकी कमी से क्या होगा और इसकी वृद्धि से क्या होगा, ठीक है, देखिए इसकी कमी से क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मतलब बोन में ऐसे छेद, ओस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस मतलब छेद, ठीक, तो पहले कमी लिख लीजिए, ओस्टियो
ओस्टियोपोरोसिस, ठीक, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये आपका बोन है, सपोज दैट ये बोन है, बोन में ऐसे ऐसे छेद हो जाते हैं, ठीक, मतलब भंगुर हो जाता है, जैसे कैसे कांच गिरा तुरंत टूट गया, बहुत वीक हो जाता है और गिरते ही क्रैक हो जाता है बोन, इतना समझ लीजिए। ओस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है कि बोन में भंगुरता आ जाती है, बोन टूट जाता है, ठीक है, में भंगुरता आ जाती है, और गिरते ही टूट हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है, बहुत वीक हो जाती है बोन। ऐसा होता है, बोन वीक हो जाती है, क्या है, बोन वीक हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है, बोन वीक हो जाती है और गिरते ही टूट जाता है, ठीक है। भंगुरता का मतलब यही होता है कि क्रैक हो जाना तुरंत। ओके, अब इसकी वृद्धि से क्या होगी, जानते हैं कैल्शियम की जब मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी स्टोन हो जाता है। ओके, किडनी स्टोन किससे होता है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से, क्योंकि आपका सुने होंगे चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम एक चूने की समझ लीजिए, उसी तरह उसको पत्थर का ही रूप दीजिए। तो किडनी स्टोन किसकी वृद्धि से होता है, किडनी स्टोन, इसकी वृद्धि से क्या होता है, किडनी स्टोन, तो स्टोन बढ़ जाता है, पत्थरी आपकी किडनी में। ओके, तो हम यहाँ पे किडनी ये क्या कहते हैं, कैल्शियम हमारा फिनिश हुआ। अगला आता है फास्फोरस, फास्फोरस का भी बहुत अहम रोल है। ठीक, क्योंकि फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। तो सही कर दीजिए, हड्डियों और ठीक, हड्डियों और दांतों के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है, फास्फोरस। ओके, तो इसका पहला फंक्शन कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस दोनों में नाम सुने होंगे आप, हड्डी में भी दांत में भी। तो ये चीजें क्लियर है। देखिए ये क्या करता है कि ये जो फास्फोरस का मेन फंक्शन होता है, हमेशा कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस, जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो फास्फोरस कम हो जाता है, फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम, ये इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या करता है, जब देखिए एक चीज़, जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो फास्फोरस कम हो जाएगा, ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जैसे ये ज़्यादा हो जाएगा, सपोज फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम कम हो जाता है। ये ज़्यादा और कम का निशान आप लोग पहचान लीजिए, इंक्रीज ये डिक्रीज, ठीक। और कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो फास्फोरस कम हो जाता है, और फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है। ये इन दोनों का बैलेंस होता है। ओके, और एक चीज़ आप सुनते होंगे ना, हड्डियों और दांतों का नाम, तुरंत कैल्शियम फास्फोरस का नाम आता होगा, इस बेस पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जो वहां पे काम था, यहाँ पे भी क्या करता है, ये हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। पहला काम हड्डियों मतलब बोन एंड टीथ का फॉर्मेशन करता है, बोन एंड टीथ के निर्माण करता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। दूसरा इसका क्या काम है, ये फास्ट, देखिए एटीपी सुने होंगे ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग सुने थे कि यहाँ पे क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मैंने बताया था इनर क्रिस्टी होता है, और यहाँ पे एटीपी बनता है, ठीक है, याद है एटीपी, चल देखिए तो समझ में आएगा। एटीपी के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, फास्फोरस। देखिए देखिए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट का नाम आ रहा है ना, किससे आता है, ये फास्फोरस से, ठीक। तो फास्फोरस ये कैसे बनता है जानते हैं, आपका जो फूड आप लोग ग्लूकोज खाते हैं, आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर जब टूटता है, ये सब प्रोसेस आपके कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक।
इसी एटीपी में जो पी आया है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है, वो आपके फास्फोरस से बना हुआ है। तो ये क्लियर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो हम लोग हमारे इंटेस्टाइन में बनता है, ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, और प्लस यहाँ CO2 निकलता है, ठीक है, वो चीज अलग हो गया। तो एटीपी के रूप में हमें जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बनाया था, मैं अभी इरेज कर देती हूँ इसको, ठीक। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो फास्फेट ग्रुप आया है, इसी फास्फोरस से बना है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं ना क्लियर कि ये क्या करता है, आपका एटीपी की फॉर्मेशन में फास्फोरस के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। फास्फोरस से एटीपी का निर्माण, ठीक, एटीपी का निर्माण, क्लियर। जो एक एनर्जी करेंसी ना, एनर्जी मिल रहा है ना, एनर्जी का ही रूप है ना एटीपी, लिख सकते हैं, मैंने यहाँ समझा ही दिया, ये इसको कह सकते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक, इसको एनर्जी करेंसी कह सकते हैं, ओके। तो ये इसका क्या हुआ, एनर्जी करेंसी के रूप में। अब इसकी कमी से क्या होगा और इसकी ज्यादा से, देखिए मैं ये बताऊँ, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम की कमी तो फास्फोरस, कैल्शियम ज्यादा फास्फोरस कम, फास्फोरस ज्यादा कैल्शियम कम, ये हमेशा नोटिस कीजिए, इसी बैलेंस में हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है। अब जैसे फास्फोरस की कमी हो गई, इसलिए बैलेंस होना चाहिए, ठीक, जितना मात्रा फास्फोरस की कमी हो गई, फास्फोरस की कमी से क्या होता है, देखिए अब जब फास्फोरस की कमी हो गई तो आप दिमाग लगाइए, तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा ना, बैलेंस फास्फोरस रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर कमी हुई तो आप अपना दिमाग लगाइए, कैल्शियम, मैंने क्या कहा, दोनों बैलेंस होते हैं, ये कमी तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, तो क्या हो, कैल्शियम का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, आज फास्फोरस की कमी से कैल्शियम क्या होगा, अधिक हो जाएगा, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ओके। मतलब कैल्शियम ज्यादा हुआ तो क्या होगा, किडनी स्टोन, मैंने कहा कैल्शियम से किडनी, अभी इसके पहले ही मैंने पढ़ाया कि कैल्शियम से किडनी स्टोन होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किडनी स्टोन, क्लियर, किडनी स्टोन हो जाएगा, ओके। और अगर पोटेशियम, क्लियर, हाँ, और पोटेशियम की वृद्धि हो, अब ज्यादा पोटेशियम हो गया तो कैल्शियम कम हो गया, वही चीज जो मैंने अभी पढ़ा है सेम वही पढ़ना है, ठीक है। अगर क्या कह रहे थे कि अगर इसकी वृद्धि हो गई तो क्या होगा, जब ये ज्यादा हुआ तो क्या कम हुआ, जब ये ज्यादा होगा तो कॉमन सी बात है कैल्शियम कम होगा, अब जब ये वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम कमी हो गई, जब कैल्शियम कमी हो गई तो मैंने अभी बताया कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो पहले बताया है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी हड्डियों में छेद, जिससे भंगुरता आएगी, जो मैंने अभी बताया। तो इस तरह से याद करिएगा थोड़ा सा एक दूसरे से, मैंने पहले वो पढ़ा है कैल्शियम तुरंत, इसलिए फास्फोरस मैंने पढ़ा है, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सोडियम, क्या पढ़ाएंगे, सोडियम। सोडियम किसमें, आपका नमक में आपका आता है ना NaCl, NaCl में यूज होता है ना सोडियम, क्यों, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी कमी और ज्यादा से क्या होता है, ये आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। BP, आपके नमक में Na रहता है, तो इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसका जो फंक्शन है, पहला तो है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्लियर, क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब देखिए, अब इसकी कमी से क्या होगा, दिमाग लगा लीजिए, मैंने इसलिए पहले बताया नमक में, आपके नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, इसकी कमी से होगा लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, और इसकी ज्यादा से क्या होगा, वृद्धि से हाई ब्लड प्रेशर। इसी से याद करिए, ट्रिकी है, ठीक है, अगर एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा, और पूछा भी जाता है रोल ऑफ एलिमेंट,
हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर? तो ये आपका सोडियम का वर्क हुआ। अब हम आते हैं पोटेशियम का। ठीक, इसका फॉर्मूला है के। ठीक, देखिए पोटेशियम क्या करता है, आपके सोडियम के अमाउंट को ये भी बैलेंस करता है। क्या करता है, सोडियम का जो अमाउंट है, जो मैंने अभी पढ़ाया सोडियम, इसके अमाउंट को बैलेंस करता है। ठीक है, अगर कमी हुई, कमी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बराबर रखना चाहिए। तो सबसे पहला काम पोटेशियम का क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सुनते होंगे नाम साथ में। ठीक, जैसे आप कैल्शियम फास्फोरस सुने, उसी तरह सोडियम पोटेशियम। तो ये क्या करता है, सोडियम के अमाउंट को बैलेंस करता है। क्या करता है ये, सोडियम के अमाउंट को बैलेंस करता है। बैलेंस, ठीक है। देखिए अगर इसकी कमी हुई तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो मतलब मैंने बताया कम। ठीक, जानते कमी हुई तो क्या हुआ, सोडियम, सोडियम की मात्रा बढ़ी, सोडियम को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हाई बीपी हो जाएगा, सोडियम ज्यादा हो गया। और अगर ये वृद्ध बढ़ गया तो फिर वही चीज जैसे मैंने ऊपर बताया, सेम इसलिए रिलेटेड करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसकी कमी, अब कमी उसी से सोडियम से ही रिलेटेड होगा। ठीक, अब कमी हो गया तो क्या होगा, कमी हुआ तो सोडियम को बैलेंस नहीं कर पाएगा, सोडियम को बैलेंस नहीं होगा, को बैलेंस नहीं, सीक्वेंस लिख रहा है ऐसे लिखिएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया। अब जब सोडियम बैलेंस नहीं तो वो क्या होगा, हाई, मतलब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा ना, सोडियम बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो बैलेंस में रहे तो सोडियम ज्यादा हो गया। सपोज दैट मैंने, ठीक, इसकी कमी से सोडियम ज्यादा हुआ, अगर ये अच्छे से होता, इसकी मात्रा बराबर होती तो सोडियम ज्यादा थोड़ा ना होता, बैलेंस कर देता। ठीक, तो जब सोडियम की मात्रा, सोडियम ज्यादा हो गया, ज्यादा का निशान है आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, इंक्रीज का। अब जब सोडियम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हाई बीपी। अभी इसीलिए मैंने पहले सोडियम का काम बताया, हाई बीपी। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर तो फुल फॉर्म होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब चलिए दूसरा, ये कमी से हुआ, पोटेशियम कमी है तो ये बढ़ गया सोडियम। अब इसकी वृद्धि, पोटेशियम ज्यादा हो गया, जब पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर, हाँ ज्यादा जब हो जाएगा तो लो बीपी। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा मेंटेन करने लगेगा, ज्यादा सोडियम को खींचने लगेगा, तो बीपी फिर कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, लो बीपी। ठीक, लो ब्लड प्रेशर। देखिए कमी को बोलते हैं हाइपो, हाइपो कहीं भी यूज होता है तो कमी, हाइपो कैल्सीमिया। ठीक, और इसका होगा हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक, ये हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, वो हाइपोकैल्सीमिया और ये हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है कि जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम फास्फोरस, ये रिलेटेड है, इसी हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया भी है साथ में लेके। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके। ओके, तो ये हमारा इसमें ये इसकी कमी और वृद्धि का क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, हो गया। अब हम आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन तो सुने होंगे ना, पहला तो काम तो क्लोरीन हमारे जल को ही साफ करता है। ठीक, लेकिन हमारी बॉडी की में पढ़ना है इस लेवल, क्लोरीन। ठीक, तो नाम लिख दे, क्लोरीन। एक ये क्लोरीन है। ओके,
Cl माइनस। ये देखिए, ये सबसे पहले तो आप जानते होंगे क्लोरीन का, थोड़ा सा सोचिए, आपका कुछ आपके स्टमक में बनता है, क्या बनता है, HCl। तो सबसे बड़ा देखिए, जैसे ये आपका स्टमक है, यहाँ पे स्टमक में आपके HCl के फॉर्मेशन में ये जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो पहला रोल आप लोग क्या लिखेंगे कि ये Cl के निर्माण में, किसमें, HCl के निर्माण में। ये कहाँ पाया जाता है, निर्माण में, जो कि हमारे कहाँ बनता है, स्टमक में बनता है, ठीक है। जानते हैं पाचन में सहायक होता है, ओके, ये तो सभी जानते हैं, पाचन में सहायक होता है। जानते हैं अगर आप कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है, वो किससे होता है, HCl की, जैसे क्या होता है, आप लोग पाचन में सहायक देते हैं, सब बताते हैं। अगर हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है जिसको भी, तो किससे कमी से होता है, HCl से होता है, ठीक है। तो अगर इसकी क्लोरीन की वृद्धि होगी तो यस, ठीक है, क्या होगा, क्या कह रहा है, HCl की कमी और वृद्धि से क्या होता है, हमारा पाचन में हेल्प नहीं होता है, ठीक है। और जो कि पाचन में इसका यही मेन रोल है, इन और बॉडी पाचन में सहायक होता है, ठीक है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और अगर ये पाचन में हेल्पफुल होता है, ठीक है, सहायक होता है। और जैसे इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो ये सेल उस पर अपना रिएक्शन नहीं कर पाता है, और उसकी जो मात्रा होती है जैसे वो टूट नहीं पाता है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है, और इसलिए कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जानते हैं, सोचने से भी HCl का सिक्रेशन होता है, क्लोरीन का, जैसे कभी आप फील कीजिए आपको जलन होता है सीने में, तो अगर कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की कमी है, मतलब प्रॉब्लम है, तो पहले तो खूब पानी पीजिए, और दूसरा कोशिश कीजिए खाने के कुछ देर बाद पानी पीजिए, ठीक है। तो इसीलिए, और इसकी कमी और वृद्धि दोनों से पाचन में, इसकी कमी से क्या होगा, यही पाचन में हेल्प नहीं होगा, अपाचन हो जाएगा, कमी से भी और वृद्धि से भी, दोनों से भी यही काम होगा, ठीक है, कमी एंड वृद्धि दोनों से क्या होगा, पाचन, अपाचन हो जाएगा, ऐसे लिख दो, अपाचन, ठीक, ये इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। और अब हम आते हैं, क्लोरीन हमारा फिनिश हो गया। अब ये सारे एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट थे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा वाटर के बारे में, वाटर भी हमारा, बस उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना। वाटर, जल, जल के बारे में तो सभी जानते होंगे कि ये किससे बनकर बना होता है, क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है 70 से 75% वाटर से ही मिलकर बना होता है, और विदाउट वाटर एनीबडी कैन लिव, ठीक, कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रल कितना होता है, 7। देखिए 7 के ऊपर ये होता है पीएच स्केल, 7 के ऊपर 6, ये कितना होता है, मतलब 7 के ऊपर सब एसिडिक, नीचे बेसिक, और ये आपका वाटर न्यूट्रल होता है, यानी 7 पे होता है, ठीक है। तो इसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है, 7 होता है, ओके। कैसा होता है, न्यूट्रल हो सकता है, लिख लो पीएच वैल्यू 7 पे न्यूट्रल, उदासीन, ना प्लस रिएक्शन ना माइनस रिएक्शन, ठीक। हमारी बॉडी में कितने परसेंट लिख लीजिए, इसमें 7% क्या होता है, हमारा बॉडी वाटर से मिलकर बना होता है, 70 या 75, ठीक, परसेंट वाटर होता है। ये क्या करता है, बॉडी को मॉइस्चराइजर, मतलब नमी प्रदान करता है, बॉडी को नमी प्रदान करता है, प्रदान करता है, ओके।
नमी प्रदान करता है, ठीक है, मॉइस्चर हम लोगों की बॉडी को रखता है। ओके, देखिए एक चीज़ है, अब पानी का सबसे बड़ा रोल, आपके फिर डाइजेशन में दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, खाना खाइए, खूब पानी पीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होते हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, वो सारे किसके हेल्प से होते हैं, डाइजेशन, सॉरी, वाटर की हेल्प से, ठीक है। तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में। देखिए हमारा ब्लड दो चीज़ से बना होता था, ब्लड में प्लाज्मा और मतलब ये ब्लड कॉर्पल्स मतलब सेल। तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर ही होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉडी को नमी प्रदान करता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा में कितने 90 से 92% वाटर ही होता है। इस तरह लिखेंगे तो सारा इजी लगे आप लोगों को, ठीक है। ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक, में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें एंजाइम को एक्टिव करने के लिए विथ एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है, करता है। ओके, ये हुआ, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोगों की बॉडी से जो स्वेट निकलता है, ठीक, वो बॉडी टेम्परेचर को, ऑस्मो रेगुलेशन जिसको कहते हैं, मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक। तो बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, स्वेट के रूप में हमारे अशुद्धियों को भी निकालता है, और हमारे, तो ये बॉडी टेम्परेचर, टीएमपी मतलब मैं टेम्परेचर लिखती हूँ ऐसे, ठीक है, तो मेंटेन करता है, ठीक, ये करता है क्या, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ओके, दूसरी चीज ये क्या करता है, और इसके फॉर जैसे यूरिन, आपका जो यूरिन बनता है, आप जब पानी पीते हो यूरिन बनेगा, और यूरिन के साथ हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, तो यूरिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यूरिन का बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके साथ हमारे नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल निकलता है जो टॉक्सिक होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक। ये क्या करता है, हमारे टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। यहाँ से भी स्वेट कहाँ गया, बॉडी टेम्परेचर हाँ मेंटेन करता है, स्वेट से निकलता है, और वहाँ पे भी टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी का मतलब इसका यूज था। और बस यही इतना आज क्लास में यही फिनिश करती हूँ, ठीक है। और आज आपका ये न्यूट्रिशन चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन था पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ अलग लेके आऊँगी, और ये चीज़ देखिएगा। और सब मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन से सब मैंने पढ़ा दिया, उसको देखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई भी एग्जाम में वो सारी चीज़ें मिक्स मतलब मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, सब एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन को मैंने पुटअप किया है, ठीक है, मतलब मैंने कंपोजिट किया है, रखा है, ठीक है। तो आप जाइए वो वीडियो देखिए और साथ में इसको देखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।